हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी और यहाँ हम पढ़ रहे थे संधि। प्रीवियस लेक्चर में हमने व्यंजन संधि पढ़ी और चलिए इसी के नियम पढ़ेंगे। एक बार रिवीजन करते हैं और फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा कि व्यंजन संधि आपके 3 प्रकार की होती है। जैसे हमने स्वर संधि का 5 भेद या प्रकार पढ़े थे, ऐसे ही स्वर व्यंजन संधि के भी 3 प्रकार होते हैं। अब ये प्रकार किस आधार पर कि जब आप किन्हीं 2 वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो पहला जो आपका वर्ण है स्वर होगा और दूसरा वर्ण व्यंजन होगा। तो ये एक प्रकार हो गया, यानी कि स्वर और व्यंजन का मेल। दूसरा आपका पहले व्यंजन होगा बाद में स्वर होगा, तो ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा दोनों ही आपके व्यंजन होंगे, तो ये भी आपके व्यंजन संधि का एक प्रकार है। स्वर संधि में आपके जब भी 2 वर्ण आपस में जुड़ रहे थे तो दोनों ही स्वर आपस में जुड़ रहे थे। व्यंजन संधि में एक व्यंजन होगा और दूसरा आपका स्वर होगा, या दोनों ही व्यंजन होंगे। ठीक है, तो ये आपके 3 आधारों पर। फिर हम जब 2 व्यंजनों को, 2 वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद कुछ नए वर्ण आ जाते हैं। अब इन नए वर्णों के आने के कुछ नियम हैं। कैसे ये नए वर्ण आते हैं, ये हमने यहाँ पर कुछ नियम पढ़े थे। एक बार इसको रिवीजन करते हैं। त और म संबंधी नियम तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला नियम था बेटा आपका कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आपको पता है हिंदी वर्णमाला में आपके 5 वर्ग हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो क्या कहा, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कब होता है। तो यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प ये सभी आपके स्वर रहित व्यंजन हैं, इसके बाद किसी भी वर्ण का तीसरा, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। अब तीसरा और चौथा वर्ण में आप देख, पता है आपको तीसरा और चौथा कौन सा होता है, आ जाए या फिर य र ल व ह आ जाए अथवा कोई स्वर आ जाए। ध्यान देना है, तीसरा और चौथा वर्ण य र ल और सभी आपके स्वर रहित हैं, य र ल व ह और या फिर कोई स्वर आ जाए तो पहला जो वर्ण है सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवर्तन करना है। पहला जो वर्ण क होगा वो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। बाकी आप में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, सिर्फ पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन आपको करना है। ठीक है, चलिएगा इतना आप लिख लीजिएगा। जैसे दिक धन विजय, क के बाद वो आए, जैसे इसको तोड़ेंगे ना आप, इस दिक को तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद करने के बाद ये व आपका कुछ इस तरह परिवर्तित हो जाएगा, व धन ए, है ना। तो यानी कि क और इ का, तो क्या करना है, इस क का गौ में परिवर्तन करना है, गौ भी आधा है तो दिग्विजय। अच धन अंता, तो चौ के बाद अ स्वर आया है तो चौ का हो जाएगा ज, और बेटा यहाँ पर ज हुआ, लेकिन क्योंकि अ भी था इस ज के साथ अ जुड़ेगा तो पूरा ज हो जाएगा, है ना। मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। इन नियम को आप लिख लीजिएगा, साथ में उदाहरण भी लिख लीजिएगा, ताकि आप कभी भविष्य में इसे रिविजन करें तो देखने से आपको समझ में आ जाए। चलिए चलिए दूसरा नियम है बेटा इसमें, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण। पहला नियम था कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में कैसे परिवर्तन होता है। अब वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। तो इस नियम में हमने क्या कहा था, ये बहुत सरल है। क ख क च ट त, यानी कि पहले वर्ण के बाद यदि सभी स्वर रहित हैं, बेटा इनको हम उच्चारित नहीं कर सकते हैं, बट अभी मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा। क को मैं उच्चारित नहीं कर सकती हूँ इस तरह से, लेकिन मैंने कहा ना स्वर रहित लगा दिया, उच्चारण नहीं कर सकते हैं हम इसको, हम इसे क नहीं कहते हैं। इसका उच्चारण क कब होता है, जब इसमें अ जुड़ा होता है ना। तो आप किसी भी वर्ण को, स्वर रहित जो वर्ण होता है उसका उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। उच्चारण करने के लिए आपको किसी न किसी स्वर की मदद लेनी पड़ती है ना। तो इसके बाद म या न हो आ जाए तो जो क है ना उसी वर्ण का 5वां वर्ण हो जाएगा अंग। चौ का बेटा हो जाएगा यो, ट का ण, त का न और प का म हो जाता है। जैसे वाक धनमय तो वांगमय,
ठीक है। सड धन मास सडमास, तत धन नाम तन्नाम, अप धन मय अमय। ठीक है, इसको भी आप लिख लेंगे। चलिएगा, चलिए, ये दूसरा नियम था। अब तौ से संबंधित हमने यहाँ कुछ नियम पढ़े थे बेटा। तो तौ से संबंधित वे क्या नियम थे? तो पहला नियम था तौ के बाद चौ या छ आए तो तौ का च हो जाता है, सभी स्वर रहित है। तो देखिए सत धन चरित्र, तो हमने क्या किया, तौ का च बना दिया। ठीक है, सच्चरित्र। तौ के बाद ज या ज आए तो तौ का ज हो जाता है, स्वर रहित। तो यहाँ पर जगत धन जननी, तो तौ का हमने यहाँ पर स्वर रहित ज बनाया है, जिसको आप आधा ज की तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा नियम ये है। इसके बाद देखिए, जब तौ के बाद ट या ठ आए तो तौ का ट हो जाता है, स्वर रहित ट हो जाता है। जैसे तत धन टिक्का टिक्का, तो देखिए इस तौ का आधा टौ बन गया, स्वर रहित टौ बन गया। इसी प्रकार से आपने यहाँ पर नियम पढ़े थे कि जब तौ के बाद ड या ढ आए तो तौ का ड हो जाता है। तो तत धन डयन, तो देखिए उड्डयन, उत धन डयन सॉरी, तो क्या हो गया, उड्डयन, तौ का बन गया ड। ठीक है, तत धन डमरू तट डमरू। जब तौ के बाद ल आए तो तौ का ल, इसमें तो एक ही परिवर्तन था, लेकिन यहाँ पर क्या परिवर्तन आया, तौ के बाद जब ल आए तो तौ का बेटा आधा ल हो जाता है। तो देखो तौ के बाद ल आया है तो इसी तौ का आधा ल हो जाता है। तो उद धन लेख उल्लेख। ठीक है, ऐसे ही तत धन लीन, तो इसका हो जाएगा आधा, क्योंकि तौ के बाद ल आया है तो आधा ल हो जाएगा। ठीक है, उल्लीन तल्लीन सॉरी। इसके बाद आपका है, जब त के बाद ह आए तो त का द, सभी स्वर रहित हैं। जब त के बाद ह आए तो त का द और ह का ध, यहाँ पर दो परिवर्तन होने हैं। तब क्या हो जाता है, त का द और ह का ध हो जाता है, दोनों ही स्वर रहित हो जाएंगे। जैसे त के बाद बेटा ह आया है, अब यहाँ पर ह आया है तो ह का क्या हो जाना है, आधा ह का ध हो जाएगा। लेकिन इस ध के साथ जब अ जुड़ेगा तो वो पूरा ध हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है, त का तो क्या हो गया है, ह। ठीक है, तो त का द हो जाएगा, देखिए त का द हो गया और ह का ध हो गया। तो ये आपका परिवर्तन हुआ। उत धन हरण, त के बाद पुनः ह आया है, त का द हो जाएगा, ह का ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन डायरेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट एक, तौ के बाद जब तालव्य स आए तो तौ का बेटा च और तालव्य स का छ हो जाता है। तो ये हमने नियम आपको पढ़ाए थे। फिर मौ से संबंधित नियम थे कि यदि मौ के बाद क च ट त प आए तो मौ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण जो है अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का मतलब होता है सिरो रेखा के ऊपर आप एक बिंदी लगाएंगे, लेकिन उच्चारण किसका आएगा, उस वर्ग के पांचवें वर्ण का। अलग अलग उच्चारण देखिए, मौ का अंगा हो जाता है, देखिए संग संग, अंग का अंग का उच्चारण आ रहा है ना, संकल्प संग संकल्प संगम। तो देखो मौ के बाद क आया है तो क का अंतिम वर्ण है य, क ख ग घ गौ सॉरी, तो संग संग ग संकल्प। ठीक है, मौ के बाद क्या आया है, च आया है, तो च का अंतिम वर्ण यो, तो सन सन, यो का उच्चारण है संचय। ठीक है, अब मौ के बाद न आया है, मौ का नौ कब होता है, जब मौ के बाद तो, अब तो जो है जिस भी वर्ग का है उसके पांचवें वर्ण का ही अनुस्वार हो जाएगा। तो देखो तो किस में आता है, तो वर्ण, देखो मौ के बाद तो आया है, तो देखो बेटा तो का त थ द ध न, न होता है, तो ये होगा अनुस्वार। ठीक है, तो मौ के बाद त आया है, सन, उच्चारण कैसे हुआ, संतोष।
मो के बाद द आया है तो इसी का पांचवा वर्ण, चाहे त आए, थ आए, द आए, ध आए, कोई भी आ जाए क के बाद, मो के बाद, तो वो हमेशा न हो जाएगा, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में अनुस्वार वो बन जाएगा। तो संदेह। अब देखिए मौ का मौ कब हो जाता है? समधन पूर्ण, संपूर्ण, समधन पूर्ण। प वर्ग का अंतिम वर्ण प, मौ है। प, फ, ब, भ और मौ। तो प आए, फ आए, ब आए, भ आए, सब में मौ आपका अनुस्वार हो जाएगा। कोई भी वर्ण आ जाए एक किसी वर्ग का तो हमेशा पांचवा वर्ण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे मौ के बाद प आया है तो इस मौ को हम क्या बनाएंगे? अनुस्वार बनाएंगे। किसे? मौ को, उसी वर्ण के पांचवें, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण को। तो ये बना संपूर्ण। समधन भावना, संभावना, समधन भावना, संभावना। यदि मौ के बाद य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह आए तो मौ का सदैव अनुस्वार हो जाता है। ये भी हम कर चुके हैं। समधन बाद, संवाद, समधन योग, संयोग, समधन सार, संसार, समधन लग्न, संलग्न, समधन रक्षण, संरक्षण, समधन शय, संशय। ठीक है, चलिए यदि मौ के बाद मौ आ जाए तो आधा मौ और मौ हो जाता है। तो देखिए मौ के बाद मौ आया है, आधा मौ और मौ हुआ है। मौ के बाद मौ आया है, आधा मौ। सम्मान, समधन मान, सम्मान, समधन मति, सम्मति, समधन मुख, सम्मुख। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिएगा इसके बाद छ संबंधी नियम। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए, छ संबंधी नियम। यदि किसी स्वर के बाद, यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च आ जाता है। क्या? यदि किसी स्वर के बाद, जैसे स्व धन छंद, स्व धन छंद, तो क्या हो जाएगा? तो छ से पहले आधा च आ जाता है। ठीक है बेटा, यदि किसी स्वर के बाद, अब देखो स्वर के बाद छ आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्व, इसमें अ के बाद छ आया है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका यहाँ पर स्व धन छंद, तो छ से पहले आधा च हो जाएगा। तो देखो छ से पहले आधा च हो गया। अनु यहाँ पर स्वर है और छ आया है तो छ से पहले क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। आधन छादन, तो छ से पहले क्या आ जाएगा? आधा च आ जाएगा, आच्छादन। ठीक है, अब इसमें एक और नियम है। क्या नियम है? नौ संबंधी नियम। यदि री, र या जो आपका मूर्धन्य मूर्धन्य सौ है के बाद न हो तो इसका अण हो जाता है। ठीक है, यदि री, र या मूर्धन्य सौ के बाद न आए आए तो अण हो जाता है। ठीक है, तो नौ का अणो हो जाता है। तो ध्यान दें, री आया है, र आया है, र के बाद नौ आया है। ठीक है ना, इसके बाद क्या आया है? नौ आया है। तो ये जो नौ है ना बेटा वो अणो हो जाता है। जैसे हम परिधन नाम परिणाम। ठीक है, तो इस रॉ का क्या हुआ? इस नौ का क्या हुआ है? अणो हो गया है। राम धन आयन, रामायण, राम धन आयन, रामायण। ठीक है, चलिए राम धन आयन, रामायण। ठीक है, चलिएगा ये नियम थे, इनको आप नोट करेंगे। और यहाँ पर आपका आज व्यंजन संधि भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए आपका विसर्ग संधि आता है। विसर्ग, ठीक है, तो विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के बाद, विसर्ग को कुछ इस तरह से लिखते हैं, दो बिंदु आप लगाते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धनरथ, मनोरथ, दुह धनजन, दुर्जन, नमः धनते, नमस्ते। तो देखिए हलंत विसर्ग के बाद क्या आया है? र आया है तो इसका ओ हुआ है, नियम होंगे तभी तो हम कर पा रहे हैं।
तो जब किसी विसर्ग के बाद कोई स्वर या कोई व्यंजन आ जाए तो वहां पर बेटा आपका विसर्ग संधि होता है, बहुत ध्यान से। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा स्वर संधि में पढ़ना है, व्यंजन संधि में पढ़ना है, और विसर्ग में आपको डायरेक्ट यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, तो अब विसर्ग के कोई यहाँ पर आपको प्रकार नहीं है, लेकिन आपके कुछ नियम हैं। कुछ नियम हैं कि आप जब विसर्ग के बाद कोई वर्ण आ रहा है तो उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, कुछ उसके नियम हैं, उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, तो यशः धन ज्ञान यशोगान। तो देखो, विसर्ग का ओ में परिवर्तन हुआ है, यशः धन गान तो यशोगान, तो इसको हमने ओ में परिवर्तित किया, मनः धन रंजन मनोरंजन। चलिए, मनः धन रंजन मनोरंजन। तो देखिए, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन है ना, ये हुआ कैसे, ये कैसे हुआ, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो लिखेंगे आप कि यदि विसर्ग से पहले स्वर आए, अस्वर आए, विसर्ग से पहले अस्वर हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, चलिए इसको मैं लिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको कोई विशेष नियम नहीं लिखाए गए हैं, तो इसे हम लिख लेते हैं। पहला जो नियम है बेटा विसर्ग में, विसर्ग का, देखिए विसर्ग संधि में, तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन, पहला नियम है इसमें, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो इसमें आप लिखेंगे कि यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले क्या आ जाए, अस्वर आए, अस्वर हो और विसर्ग के बाद, अब हम सीधे कह दें ओ आ जाता है, कैसे आ जाता है, नियम तो पता होने चाहिए। तो यदि विसर्ग से पहले अस्वर हो और विसर्ग के बाद और बाद में किसी वर्ग का, किसी वर्ग का, किसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, या फिर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए, या फिर य र ल व, या फिर य र ल व, या फिर ह आए, तो विसर्ग का, तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। वहां तो डायरेक्ट लिखा था, इसको आप लिख देते हैं, तो फिर आपका नियम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका ये नियम आप लिखें, तो देखेंगे कि यदि विसर्ग से पहले अस्वर हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए, या य र ल व ह आए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब ध्यान देंगे, विसर्ग से पहले अस्वर है, सभी वर्ण के साथ, सभी व्यंजन के साथ अस्वर जुड़ा होता है, अ है। विसर्ग के बाद बेटा क वर्ग का क, ख और ग, तीसरा वर्ण आया है, तो अब क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का ओ हो जाएगा, डायरेक्ट आपने ओ लिख दिया। ठीक है, हमने क्या कहा था, विसर्ग से पहले अ स्वर है, य र ल, य र भी आया है तो उसका ओ हो जाता है। तो इस नियम को लिखें, इसको हम कल की क्लास में और अच्छे से बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।